प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं नरेश कुमार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं विज्ञान हिंदी मीडियम में, तो उसी कड़ी में आज कक्षा 6ठी का एक चैप्टर 5वां आज हम करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रही हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है या समझ में आ भी जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम और इसमें सुधार कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5वां कक्षा 6ठी का, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए बड़े ध्यान से, पदार्थों का पृथक्करण। यहाँ पृथक्करण शब्द का क्या अर्थ है? पृथक्करण का अर्थ होता है दो पदार्थ कोई आपस में मिले हुए हैं और उनको अलग अलग करना। पृथक करना ही क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। मिश्रण से जो घटक है मिश्रण के, उनको अलग अलग कर देना पृथक्करण कहलाता है। चलिए पहले प्रश्न पर हम चलते हैं। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण दीजिए। कोई आपको मिश्रण दे दिया जाए। मिश्रण किससे बनता है? मिश्रण बनता है अवयवों से, घटकों से। तो इन अवयवों को अलग करने की, पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है, बताइए और दो उदाहरण भी दीजिए। देखिए इसका उत्तर देखिए। एक मिश्रण के विभिन्न अवयवों को दो कारणों से पृथक किया जाता है। या तो अनावश्यक घटकों को अलग करने के लिए, या फिर एक या एक से अधिक उपयोगी घटकों को अलग करने के लिए। देखिए बड़े ध्यान से, हम दुकान से चावल लेके आते हैं तो चावलों में कुछ कंकड़ वगैरह भी मिल जाते हैं। ये कंकड़ क्या हैं? अनावश्यक घटक हैं। क्या हैं? अनावश्यक घटक हैं। तो इनको हमें अलग करना पड़ेगा ना, अनावश्यक घटकों को अलग करना पड़ेगा। तो अनावश्यक घटकों को अलग करने के लिए पृथक करने की आवश्यकता होती है। दूसरा, फिर एक या एक से अधिक उपयोगी घटकों को अलग करने के लिए, जैसे चावल और दाल या फिर चना, ये आपस में मिले हुए हैं। आपको चावल बनाने हैं तो दाल और चने से चावलों को अलग करना पड़ेगा ना। ये सभी उपयोगी घटक हैं। तो उपयोगी घटकों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग, एक से अधिक उपयोगी घटक है ना, उनको भी अलग करने के लिए में पृथक करने की आवश्यकता होती है। पृथक मतलब अलग अलग करने की आवश्यकता होती है। अब इसके दो उदाहरण देखिए। दुकानों से खरीदा गया अनाज कड़े अशुद्धियाँ जैसे कि पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटा हुआ अनाज आदि से भरा होता है। अनाज को खाद्य बनाने के लिए उसे इन अशुद्धियों से पृथक किया जाता है। दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, जैसे पत्थर के टुकड़े मिल जाते हैं, भूसा मिल जाता है, टूटा हुआ अनाज भी मिल जाता है। तो उसे खाने योग्य बनाने के लिए, खाद्य बनाने के लिए हमें उन अशुद्धियों को पृथक करना पड़ेगा, अलग करनी पड़ेंगी। दूसरा उदाहरण देखिए। इसी तरह चाय तैयार करने के लिए हम उसे चाय की पत्तियों से अलग करते हैं। जब चाय तैयार करते हैं ना, तो चाय की पत्तियों को हम छान लेते हैं। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं हम। निष्पावन से क्या अभिप्राय है? ये कहाँ उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर देखिए। निष्पावन हल्के अवयवों से भारी अवयवों को हवा या वायु के उपयोग से अलग करने की प्रक्रिया है। इसे आमतौर पर किसानों द्वारा हल्की अशुद्धियाँ जैसे कि भूसी के कणों को भारी अनाज से अलग करने के लिए किया जाता है। निष्पावन होता है एक प्रकार से हवा या वायु की सहायता से जो हल्की अशुद्धियाँ हैं जैसे तूड़ी वगैरह या भूसा वगैरह या भूसी वगैरह, वो अनाज के अंदर अगर मिले हुए हैं, भारी अनाज के अंदर, तो उनको हवा की सहायता से बरसा कर उड़ा दिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? निष्पावन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निष्पावन बोलते हैं। जैसे हमारे घरों में आमतौर पर हम किसी बर्तन में डालकर अनाज को हवा या वायु में बरसाते हैं,
जिससे जो हल्की अशुद्धियाँ हैं वो दूर उड़ जाती हैं और हम भारी अनाज को अलग प्राप्त कर लेते हैं, और इस विधि को क्या बोलते हैं? निष्पावन बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? दाल अगर आप पका रहे हैं तो उसमें भूसे एवं धूल के कण हैं, तो आप उनको कैसे पृथक करेंगे, कैसे अलग करेंगे? इसका उत्तर देखिए। दालों में मौजूद गंदगी के कणों को पानी के साथ धोने से हटा दिया जाता है। भारी होने के नाते दालें नीचे बैठ जाती हैं, जबकि भूसे एवं धूल के कण हल्के होने के कारण पानी पर तैरते रहते हैं। इस प्रक्रिया को अवसादन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को अवसादन बोलते हैं। गंदा पानी निस्तारण द्वारा हटाया जा सकता है, जिससे दाल नीचे बैठ जाती है। तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि हम जो दाल लेके आए हैं उसको हम पानी के अंदर भिगो देंगे। उसमें जो भूसा या धूल के कण हैं, ये भूसा या धूल के कण दालों से हल्के होते हैं, और ये भूसे और धूल के कण पानी पर तैरते रहेंगे, पानी पर तैरते रहेंगे, जबकि दाल जो है वो नीचे पानी में चली जाएगी। इस प्रक्रिया को अवसादन बोलते हैं। अब जो ऊपर वाला पानी है वो अलग निकाल लेते हैं, इसे निस्तारण बोलते हैं। निखारना, निस्तारण करना, ठीक है ना, वो हटा दिया जाता है ऊपर वाला गंदा पानी, निस्तारण प्रक्रिया बोलते हैं, और दाल नीचे बैठ जाती है। नीचे अच्छी दाल, साफ दाल हमें मिल जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छालन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग होता है? इसका उत्तर देखिए। छालन एक पृथक्करण की प्रक्रिया है। पृथक्करण का मतलब अलग करने की प्रक्रिया है, जो महीन घटकों को बड़े घटकों से अलग करने के लिए उपयोग की जाती है। आमतौर पर घरों में इसका इस्तेमाल आटे से अशुद्धियाँ जैसे पत्थर के टुकड़े, डट्ठल, भूसी अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे छोटे पत्थरों से रेत अलग करने के लिए निर्माण स्थानों पर भी उपयोग किया जाता है। तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। छालन का मतलब यहाँ पर क्या है? छालन का मतलब यहाँ पर छानना है। क्या है? छानना है। और छानने की जो प्रक्रिया है ये हम कैसे करते हैं? जो बड़े घटक हैं वो तो ऊपर रह जाते हैं, और छलनी के अंदर से जो छोटे घटक हैं वो नीचे आ जाते हैं। इसे ही छालन बोलते हैं, छालन कहते हैं। तो बड़े घटक हैं और छोटे घटक, यानी कि जो अलग अलग आकार के घटक हैं, उनको अलग किया जा सकता है छालन प्रक्रिया के द्वारा। जैसे हम आटे को छानते हैं ना, आटों से अशुद्धियाँ अलग कर देते हैं, जैसे छानस है या पत्थर के टुकड़े या डंठल या भूसी वगैरह कुछ भी पड़ा हुआ है उसको हम अलग कर सकते हैं। और जैसे हम बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो जो मटेरियल होता है, जो पदार्थ होते हैं, जैसे रेती वगैरह लेके आते हैं, पत्थरों से बनी हुई रेत हम छानते हैं, उसका प्रयोग भी हम छालन द्वारा उसको हम अलग कर सकते हैं। जो पत्थर के कंकड़ होते हैं ना, वो रेती से या रेत से अलग निकाल दिए जाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा? छालन के द्वारा। देखिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक करेंगे? रेत और जल आपस में घुले हुए हैं, तो रेत और जल को आप कैसे पृथक करोगे? समझाइए। इसका उत्तर देखिए। रेत पानी में घुलनशील नहीं है। रेत पानी में घुलनशील नहीं है। देखिए रेत जो है वो पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए रेत और पानी के मिश्रण को दो तरीकों से हम अलग कर सकते हैं। पहला क्या है? अवसादन और निस्तारण का मेल। रेत अघुलनशील है और पानी की तुलना में भारी भी है। ये कंटेनर के नीचे बैठ जाती है। इस प्रक्रिया को अवसादन कहा जाता है। जिसमें रेत और पानी है तो उस बर्तन को हम एक जगह रख देंगे ना, तो जो रेत है वो नीचे बैठ जाएगी। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अवसादन बोलते हैं। अवसादन मतलब नीचे जम जाना। अवसादन की प्रक्रिया के पूरे होने के बाद पानी धीरे धीरे दूसरे कंटेनर तक जाता है। अब जैसे ही मिट्टी नीचे जम जाती है, अवसादन हो जाता है, अवसादन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब पानी को धीरे धीरे दूसरे कंटेनर में ले जाया जाता है। रेत उसी कंटेनर, उसी बर्तन में रह जाती है। इस प्रक्रिया को निस्तारण बोलते हैं। मिट्टी को नीचे जमाना
एक जगह पानी को छोड़ देंगे तो मिट्टी अपने आप नीचे जम जाएगी। इसे क्या बोलते हैं? इसे अवसादन बोलते हैं। और मिट्टी नीचे जमने के बाद ऊपर वाले पानी को दूसरे बर्तन में डालना निस्तारण कहलाता है। क्या कहलाता है? निस्तारण कहलाता है। तो अवसादन और निस्तारण के द्वारा रेत और पानी को अलग किया जा सकता है। दूसरा देखिए, निस्पंदन के द्वारा। निस्पंदन, मिश्रण को एक झरनी या कपड़े का एक टुकड़ा या एक फिल्टर पेपर डाला जाता है। जैसे हमने कपड़े का टुकड़ा ले लिया या कोई झरनी ले ली, छलनी की तरह एक झरनी ले ली हमने, या फिर फिल्टर पेपर जो फिल्टर प्रयोग करने के लिए, पानी को फिल्टर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पानी छलनी के माध्यम से आर पार हो जाएगा, पानी तो इनके अंदर से निकल जाएगा। पानी डालेंगे ना तो झरनी, कपड़े या फिल्टर पेपर या छलनी के अंदर से निकल जाता है और रेत छलनी में ही रह जाती है। इस प्रकार हम रेत और पानी के मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप कैसे करोगे? आटा और चीनी आपस में मिले हुए हैं, इनको अलग करना है, पृथक करना है, क्या ये संभव है? बताइए आप कैसे करोगे? इसका उत्तर देखिए, हाँ ये संभव है। चीनी और गेहूं के आटे के मिश्रण को अलग करना संभव है। ये छालन की प्रक्रिया, छालन का मतलब छानने की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है ना, अलग किया जा सकता है। अगर चीनी और गेहूं के आटे के मिश्रण को छलनी से गुजारे, हम क्या करेंगे, इसको मिश्रण को छलनी से गुजार देंगे तो आटे के कण छलनी से गुजर जाएंगे। आटे के कण तो नीचे आ जाएंगे ना, छलनी से नीचे आ जाएंगे, आटे के कण तो छलनी से होते हुए नीचे आ जाएंगे और चीनी जो है वो छलनी में ऊपर ही रह जाएगी, छलनी के ऊपर ही रह जाएगी। इस प्रकार दोनों पृथक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। पंकित जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए उत्तर देखिए, निस्यंदन द्वारा मेले पानी के नमूने से साफ पानी प्राप्त किया जा सकता है। जो मैला पानी या मेला पानी है ना, मैला पानी, निस्यंदन होता है छानना। इस प्रक्रिया के द्वारा हम साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में मेले पानी को एक कपड़े से गुजारा जाता है। एक कोई भी हम एक कपड़ा ले लेंगे और इस कपड़े से जैसे हमने पानी गुजारा तो इस कपड़े में छेद होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे महीन छेद होते हैं। या हम कपड़े की जगह फिल्टर पेपर भी ले सकते हैं। जैसे इसमें से पानी डालते हैं तो पानी तो छिद्रों से निकल जाएगा, कपड़े से निकल जाता है, और जो कीचड़ है, पंकित पानी कौन सा होता है? पंकित जल वो होता है जिसमें कीचड़ मिला हुआ है। तो जो कीचड़ है वो फिल्टर पेपर पर ही रह जाता है, कपड़े के ऊपर ही रह जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा। इस प्रकार पंकित जल को स्वच्छ जल बनाया जा सकता है, स्वच्छ जल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में रिक्त स्थान पूछ रखे हैं, तो देखिए पहला रिक्त स्थान क्या है, बड़े ध्यान से देखिए आप। दान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को खालिस्तान कहते हैं। अब जो धान है, दान जो चावल हैं वो उनके डंडों से अलग करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस विधि को क्या बोलते हैं? उस विधि को बोलते हैं थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? अनाज को भूसे से अलग करना, डंडों से अलग करना, अनाज के दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता। तो पहले खालिस्तान में क्या आ जाएगा? थ्रेसिंग आ जाएगा। दूसरे पर चलते हैं हम। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, कपड़े पर हम दूध डालते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया कहलाती है निस्यंदन। क्या कहलाती है? निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब होता है कोई तरल पदार्थ को छानना। जैसे कपड़े के ऊपर हमने दूध डाला ना तो मलाई तो ऊपर ही रह जाएगी, और ये क्या कहलाएगी? निस्यंदन। इसे फिल्टर पेपर या कपड़े से किया जाता है। अगले खालिस्तान पर हम चलते हैं। समुद्र के जल से नमक खालिस्तान प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, वाष्पन द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त होता है? वाष्पन द्वारा। तो इसमें क्या आ जाएगा? वाष्पन आ जाएगा। अब जो समुद्र का जो जल है ना, उसे हम उड़ा देंगे, या तो उसको गर्म करके उड़ा देंगे या फिर हम खुले में छोड़ देंगे तो सूर्य की धूप से अपने आप धीरे धीरे उड़ जाएगा। और समुद्र का जल तो काफ़ी ज़्यादा खारा होता है, काफ़ी ज़्यादा नमकीन होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि उसमें नमक होता है। तो नमक तो पीछे बच जाएगा और समुद्र का जल उड़ जाएगा। इस प्रक्रिया को वाष्पन बोलते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? वाष्पन। अगला खालिस्तान देखिए।
जब पंकित जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। जो गंदा जल होता है ना, पंकित जल, कीचड़ वाला पानी या गंदा जल, तो उसमें अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाएंगी पूरी रात बाल्टी में रख देंगे तो। इसके पश्चात शवत जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं, जो साफ जल है उसको अलग कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाले पृथक्करण की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। इसमें उपयोग होने वाली प्रक्रिया कौन सी है? निस्तारण है। क्या है? निस्तारण है। अब जो गंदगी नीचे जम गई उसे तो अवसादन बोलते हैं, हमने पहले पढ़ लिया था, ये अवसादन बोलते हैं। अब गंदगी के ऊपर जो शवत जल है ना, उसको पृथक्करण, उसको अलग किस प्रक्रिया के द्वारा करेंगे? निस्तारण के द्वारा। उसे दूसरे बर्तन में हम डाल लेंगे साफ पानी को और गंदगी नीचे ही रह जाएगी। इस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सत्य और असत्य। पहला देखिए, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जाता है। दूध और जल आपस में मिले हुए हैं, क्या इसको छानकर, कपड़े में छानकर अलग कर सकते हैं दूध और जल को? नहीं कर सकते ना, तो ये असत्य है। ठीक है ना, निस्यंदन द्वारा इनको पृथक नहीं किया जा सकता है। पहला असत्य आ जाएगा। दूसरे पर चलते हैं, नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। ये भी क्या है? असत्य है। नमक और चीनी आपस में मिली हुई हैं तो निष्पावन, हवा से तो उड़ेंगे ही नहीं, कौन सा भी नहीं उड़ेगा हवा से, तो दोनों के दोनों बारी हैं, तो निष्पावन द्वारा हम इनको पृथक नहीं कर सकते। निष्पावन क्या होता है? ऊपर, सबसे ऊपर हमने पढ़ा था, निष्पावन हवा या वायु की गति से हल्के कणों को तो उड़ा देते हैं और भारी जो कण होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। अगले पर चलते हैं, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जाता है। अब ये तो बिल्कुल सही है या गलत है? बताओ। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जाता है। अब ये निस्यंदन क्या होता है आप बताइए, बड़े ध्यान से बताइए। तो ये जो चाय की पत्तियां होती है ना, इसका पृथक्करण हम निस्यंदन द्वारा कर सकते हैं। निस्यंदन क्या होता है? छानना। क्या होता है? छानना। जैसे कपड़े से या छलनी से हम चाय डालेंगे ना, तो ऊपर तो चाय की पत्तियां रह जाएंगी और नीचे चाय आ जाएगी। तो इस प्रकार निस्यंदन द्वारा इनको अलग किया जा सकता है, पृथक्करण इनका किया जा सकता है। तो ये क्या आएगा? ये जो तीसरा है ये बिल्कुल सत्य आएगा। क्या आएगा? सत्य आएगा। ठीक है ना, ठीक कर देना आपको। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण द्वारा, प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है। अनाज और भूसे को तो निस्तारण द्वारा अलग कर ही नहीं सकते। निस्तारण का मतलब होता है पानी के ऊपर निखारना, लेकिन निखार तो सकते ही नहीं हम इनको। अनाज और भूसे को तो उड़ाना पड़ेगा ना हवा की सहायता से, तो इसको अगर अलग करना हो तो हमें निष्पावन की सहायता लेनी पड़ेगी। निष्पायन प्रक्रम का उपयोग करना पड़ेगा। निष्पावन होता है हवा की सहायता से उड़ा देना। ये निस्तारण से अलग नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, ये असत्य है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। जल में नींबू चीनी का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। जल में चीनी और नींबू डालते हैं ना, शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ़ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं तो इसके लिए शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने से पहले डालोगे या बाद में? किस प्रक्रम में अधिक चीनी घोलना संभव है? देखिए इसका उत्तर, किसी पदार्थ की घुलनशीलता तापमान पर निर्भर करती है। कोई भी पदार्थ, जैसे जल में हम घोल रहे हैं, हम क्या घोल रहे हैं? जल में हम जल में चीनी घोल रहे हैं, चीनी घोल रहे हैं ना, तो चीनी की जो घुलनशीलता है वो तापमान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे तापमान कम होता है वैसे वैसे घुलनशीलता कम होती है। जैसे जैसे तापमान कम हो जाएगा ना, अगर हमने पहले ही बर्फ़ डाल दी है तो वो ठंडा हो जाता है, और तापमान क्या हो जाए? कम हो जाएगा, तो उसकी घुलनशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बर्फ़ को डालने से नींबू पानी का तापमान कम हो जाता है और उसमें चीनी घोलना मुश्किल हो जाता है। तो बर्फ़ डालने के बाद अगर चीनी को घोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी चीनी को घोलना, इसलिए चीनी घोलने के बाद बर्फ़ डालनी चाहिए। पहले हमें चीनी घोलनी चाहिए, उसके बाद हमें बर्फ़ डालनी चाहिए, क्योंकि बाद में बर्फ़ गलनी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि बाद में क्या होता है, उसका तापमान कम हो जाता है और घुलनशीलता जो है वो कम हो जाती है। घुलनशीलता तो तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के सभी प्रश्न हम कर चुके हैं। चलिए इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। देखिए ये जो विधि है ना, ये चाय की पत्तियां अलग कर रहे हैं हम चाय से, और इस विधि को क्या बोलते हैं? छानना बोलते हैं, छलन बोलते हैं।
इस विधि में हम क्या कर रहे हैं, दही से मक्खन अलग कर रहे हैं। इस विधि को अपकेंद्रीकरण विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीकरण, यानी बीच में घुमाते हैं ना, केंद्र के अंदर घुमाते हैं इसको, तब ये मक्खन हल्का होता है ऊपर आ जाएगा और लस्सी नीचे रह जाएगी। इस प्रकार मक्खन अलग करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो विधि है, हम जो पृथक्करण की जो विधियाँ हैं उसमें हस्तचयन है, हाथों से भी कंकड़ वगैरह चूक सकते हैं। इस विधि को हस्तचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हस्तचयन। और ये क्या है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग होता है थ्रेशर की सहायता से अनाज के दानों को लकड़ियों से अलग करना। जैसे ये जो विधि है ना, ये विधि थ्रेसिंग है। इसमें थ्रेशर की सहायता हम ले भी सकते हैं या वैसे छड़ी को पटक पटक कर भी हम अलग कर सकते हैं। और ये जो दिखाया हुआ है, ये कौन सी विधि है, ये निष्पावन है। ये कौन सी विधि है, निष्पावन है। निष्पावन विधि में क्या होता है, हवा के साथ हल्के कण तो उड़ जाएंगे और भारी कण, हल्की जो अशुद्धियाँ वो तो उड़ गई हवा के साथ, और जो भारी अनाज के दाने वो नीचे गिर जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं, निष्पावन बोलते हैं। ठीक है, और ये विधि जो दिखा रखी है, ये कौन सी है, छलनी से छानना है ना। ठीक है, ये कौन सी है, छलनी से छालन विधि है। जो ऊपर मैंने चाय को छानना दिखा रखा था ना, इसको निस्यंदन बोलते हैं। वैसे क्या बोलते हैं, निस्यंदन, छानना। छलनी द्वारा छानते हैं इसको भी, लेकिन इसमें तरल पदार्थ छानते हैं तो ये निस्यंदन कहलाता है। क्या कहलाता है, निस्यंदन। और जो ये जो विधि दिखाई है ना हमने, ये जो दो विधियाँ दिखाई दे रही होंगी आपको चित्र के अंदर, ये इसमें छलनी का प्रयोग ही, इनमें भी छलनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें आटे को छाना जा रहा है, इसमें रेत वगैरह और कंकड़ वगैरह को अलग किया जा रहा है। ये जो दोनों विधि हैं, ये कौन सी विधि कहलाएंगी, ये चालन विधि भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चालन विधि, जिसमें छलनी का प्रयोग किया जाता है, चालन विधि। ठीक है ना, हिलाकर। अब देखिए आगे, कोई गंदा पानी वगैरह है ना, जिस पानी में मिट्टी मिली हुई हो, तो मिट्टी तो नीचे जम जाएगी, इसको बोलते हैं अवसादन। क्या बोलते हैं, अवसादन। अब मिट्टी नीचे रह जाएगी और साफ पानी को दूसरे गिलास में डाल लेंगे, इसको बोलते हैं निस्तारण। क्या बोलेंगे, निस्तारण। तो ये अवसादन और निस्तारण आपको चित्र में अच्छे प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस पाठ के अंदर पृथक्करण की विधियाँ पढ़ी हैं। ठीक है ना, पृथक्करण की विधियाँ। अब किसी पदार्थ को गर्म करके हम उड़ाते हैं ना, तो उसे वाष्पन बोलते हैं। जैसे ये हमें नमक प्राप्त करना, तो हम क्या करेंगे, उस पानी को तो उड़ा देंगे, समुद्र का जो पानी है, पीछे क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। इस विधि को क्या बोलेंगे, वाष्पन बोलेंगे। और ये फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर से छानना, इस प्रकार चाय पत्ती वगैरह अलग करना। ठीक है ना, ये फिल्टर पेपर से निस्यंदन विधि दिखा रखी है। यहाँ पर कौन सी विधि दिखा रखी है, निस्यंदन विधि दिखा रखी है। ठीक है, तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये वाष्पन दिखा रखा है, गर्म करके हम पानी वगैरह को तो अलग प्राप्त कर लेते हैं। शुद्ध पानी, जैसे गंदा पानी है उसको साफ प्राप्त करना है, उसमें कीड़े मकोड़े हैं या फिर उसमें मैला पानी है, तो उसको गर्म करके वाष्प करके भाप को इकट्ठा कर लेंगे। तो जो भाप इकट्ठी होगी ना, वो कैसा पानी होगा, बिल्कुल शुद्ध पानी होगा। ठीक है ना, और ये समुद्रों से नमक प्राप्त किया हुआ दिखा रहे हैं कि जब ये पानी तो उड़ जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। ये दोनों ही कैसी विधियाँ हैं, वाष्पन विधियाँ हैं। कैसी विधियाँ हैं, वाष्पन विधियाँ हैं। तो ये पूरा पाठ आपका कवर हो चुका है और अच्छी प्रकार से समझ में आ चुका है। ये जो अभी हमने आखिरी प्रश्न पढ़ा था, चीनी को बाद में घोलना चाहिए बर्फ़ मिलाने से या पहले, तो उसका उत्तर क्या था, चीनी को बर्फ़ मिलाने से पहले उसके अंदर घोल देना चाहिए। ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया था अच्छी प्रकार से।